आज के इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने डिजाइन स्टेप्स ऑफ द फुटिंग देखा था, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है, डिजाइन ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। थिकनेस जो है यूनिफॉर्म रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि फुटिंग हो सकता है ट्रापेजॉइडल शेप का भी हो, कि जहाँ पे कम ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा कम थिकनेस, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा थिकनेस। इस तरह का भी हो सकता है कॉलम डिज़ाइन, इस तरह का भी फुटिंग डिज़ाइन हो सकता है। लेकिन हम लोगों को जो डिज़ाइन करने फुटिंग बोला जा रहा है वो किस तरह का थिकनेस रहना चाहिए? यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी थ्रू आउट द विड्थ और लेंथ इसका जो थिकनेस है यानी डेप्थ जो है वो यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, सिंपल तरह का ही डिप्लोमा में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन है। हाँ, कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम ऑफ 450 इंटू 450 mm साइज दिया हुआ है। ये स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, जनरली अगर कॉलम स्क्वायर होगा तो फुटिंग भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ही डिज़ाइन करते हैं। अगर कॉलम रेक्टेंगुलर होगा तो उसका जो डायमेंशन का रेशियो है उसी रेशियो में हम लोगों को फुटिंग का भी डायमेंशन डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे कि 200 बाई 300 का अगर कॉलम रहता तो 1:1.5 है रेशियो, तो उसी रेशियो में जो फुटिंग का भी डायमेंशन है बी और डी उसको डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर कॉलम है तो फुटिंग का भी जो डायमेंशन होगा वो स्क्वायर ही डिज़ाइन करेंगे। और क्वेश्चन में दे भी रखा है स्टार्टिंग में ही, डिजाइन ए स्क्वायर फुटिंग। आगे बढ़ते हैं। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो कितना है? 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जब हम लोग डायमेंशन बी और डी, स्क्वायर फुटिंग है तो साइड जो होगा इसका बी इंटू बी वो निकालने में इस सेफ बियरिंग कैपेसिटी का यूज़ करते हैं। द एक्सियल लोड कॉलम पे के थ्रू जो एक्सियल लोड आ रहा है वो 850 किलो न्यूटन का है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम लोग को यूज़ करना है वो M20 है, और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया जो निकालेंगे उस पर बेस्ड जो साइड निकालेंगे स्क्वायर फुटिंग का, उसके लिए हम लोग को सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग भी कंसीडर करते हैं। कल जैसा कि बताया था स्टेप्स में, तो सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग कितना कंसीडर करते हैं? एक्सियल लोड जितना आ रहा है उसका 10%। एक्सियल लोड कितना आ रहा है? 850, तो 850 का 10% कितना हो जाएगा? 85 किलो न्यूटन। तो 85 किलो न्यूटन सेल्फ वेट हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जैसे देखिए, जो गिवन आपको क्वेश्चन में जैसे गिवन है लोड है 850। ठीक है, एज्यूमिंग सेल्फ वेट 10% ऑफ P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 85 किलो न्यूटन। ठीक है, टोटल लोड आप लोग कैलकुलेट करें तो टोटल लोड कितना आता है, इस दोनों को ऐड करें 935 किलो न्यूटन, कितना लोड आता है। ठीक है, अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस पे बेस्ड अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर फुटिंग, जैसे ये है स्क्वायर फुटिंग, ये कॉलम है तो इसका जो डायमेंशन होगा बी इंटू स्क्वायर फुटिंग, तो दोनों डायमेंशन सेम रहेगा। इसका डायमेंशन हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ फुटिंग, ये कैसे निकलेगा? स्ट्रेस इक्वल्स टू, जैसे कि बियरिंग कैपेसिटी क्या है एक तरह का, स्ट्रेस ही है, स्ट्रेस इक्वल्स टू P बाय A, तो A इक्वल्स टू E बाय स्ट्रेस। P जहां पे क्या है? टोटल लोड 935 डिवाइडेड बाय बेयरिंग कैपेसिटी 190। ये जो एरिया आपको कैलकुलेट करके आएगा ये 4.92 मीटर स्क्वायर यूनिट रहेगा, क्योंकि इसका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका जो यूनिट था ये किलो न्यूटन, तो फाइनल जो यूनिट आएगा वो मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साइड ऑफ द फुटिंग, ये कैसे निकल जाएगा? अंडर रूट एरिया, यानी कि अंडर रूट 4.92। आप लोग कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू कितना आता है? 2.22 मीटर से थोड़ा बढ़ा के हम लोग ले लेते हैं 2.25 मीटर। ठीक है, इतना हम लोगों ने क्या चूज कर लिया? डायमेंशन चूज कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग को डायमेंशन जो है बी और डी, या फिर स्क्वायर है तो बी और बी वो डिजाइन होके आ गया है। ठीक है,
वो कितना डिजाइन होके आया, साइड 2.25। अब डेप्थ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डेप्थ को कैसे डिज़ाइन करें। डेप्थ को डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया पे हम लोग को परफॉर्म कराना पड़ेगा, अलग अलग क्राइटेरिया पे चेक करना पड़ेगा। जैसे कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है, वन वे शियर है, वन वे शियर में फेलियर हो सकता है, पंचिंग शियर है या फिर बेंडिंग है, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट लेंथ है, वो रेनफोर्समेंट का लेंथ के लिए। लेकिन मेन जो क्राइटेरिया है वो वन वे शियर, पंचिंग शियर ही है। बेंडिंग में नॉर्मली जो डेप्थ आता है वो शियर के क्राइटेरिया से थोड़ा कम ही आता है, ठीक है। तो हम लोग वन वे शियर के अकॉर्डिंगली डेप्थ को डिज़ाइन करते हैं, बाकी सब क्राइटेरिया से हम लोग उसको चेक कर लेते हैं कि वो डेप्थ जो है बाकी सब क्राइटेरिया में कम है या नहीं है, रिक्वायर्ड डेप्थ, ठीक है। तो वन वे शियर जो होगा, वन वे शियर के लिए जो सबसे पहले हम लोगों को अभी क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर, यानी फुटिंग के नीचे से जो अब प्रेशर पड़ेगा, ये बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, ये फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर। फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर बेयरिंग के कैपेसिटी से हम लोग बढ़ा के थोड़ा, क्योंकि ये जो डिजाइन होके डेप्थ था इसका वैल्यू थोड़ा बढ़े, इसलिए इस प्रेशर, सॉइल के प्रेशर को क्या किए हम लोग, थोड़ा इंक्रीज कर लिए। फैक्टर्ड लोड के कोरस्पॉन्डिंग सॉइल के प्रेशर को हम लोग निकालते हैं। फैक्टर्ड लोड यानी 850 जो था, उसमें फैक्टर्ड लोड 1.5 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया एक्चुअल एरिया कितना हम लोग चूज किए हैं, 2.25 इंटू 2.25, इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। तो जो फैक्टर्ड सॉइल का प्रेशर है वो 251.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यही प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा है नीचे से, जिसके लिए इसका डेप्थ को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डेप्थ को डिजाइन करते हैं, सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग चूज करते हैं वन वे शियर फेल्योर क्राइटेरिया। वन वे शियर फेल्योर क्राइटेरिया, क्रिटिकल सेक्शन जो वन वे शियर में होता है वो कल बताए थे स्टेप्स में कितने दूरी पे होता है, फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस पे। डी डिस्टेंस जैसे अभी आया नहीं है डिजाइन करके, तो वो अननोन टर्म है। यहां से ये जो डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पे जो सेक्शन होगा, इतने सेक्शन में शियर फोर्स अप्लाइड होगा नीचे से, जिसको रेसिस्ट करेगा ये वर्टिकल वाला। यहाँ पे जो फेस है इस तरह से, ये वर्टिकल फेस रेसिस्ट करेगा। अगर हम लोग इसका एलिवेशन देखें, ये कॉलम है, ये कॉलम कितना है, 450 बाय 450, क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉलम का डायमेंशन, ठीक है। और ये विड्थ हम लोग निकाल चुके 2.25, और ये भी 2.25, ठीक है। यहां से फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस पे जो सेक्शन होगा, इस पे अप्लाइड शियर फोर्स लगेगा। और ये जो वर्टिकल सेक्शन है, यहाँ से अगर 3D व्यू में आप लोग समझे, जैसा कि कल हम लोग 3D व्यू में समझे थे, जैसे इतना सा पोर्शन को काट के अलग किए, ये जो वर्टिकल सेक्शन है, ये सेक्शन पे जो शियर कंक्रीट के वजह से शियर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसी ये अप्लाइड शियर फोर्स को रेसिस्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अप्लाइड शियर फोर्स कैसे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, रेसिस्टिव शियर फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको निकालेंगे हम लोग जब रेसिस्टिव शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। अभी अप्लाइड शियर फोर्स का कैलकुलेशन किस रेट से लग रहा है, रेट ऑफ लोडिंग। अभी जो हम लोग फैक्टर्ड शियर फोर्स का वैल्यू निकाले वो 251.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस रेट ऑफ लोडिंग से अप्लाइड शियर फोर्स लग रहा है। कितने एरिया में लग रहा है, इस एरिया में। इस एरिया का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये विड्थ इंटू ये वाला लेंथ, 2.25 इंटू ये वाला विड्थ। ये विड्थ कैसे पता चलेगा, टोटल विड्थ पता है 2.25, 2.25 में से इतना सा वैल्यू 0.45, ये मीटर में है, इसको भी मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 2.25 माइनस 0.45, ये जो वैल्यू आएगा, कितना सा वैल्यू आएगा, ये प्लस ये, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो कितना सा वैल्यू आया, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का। इस वैल्यू में से इस d को घटा दे, अब इस वैल्यू में से d को घटा दे तो जो लेंथ बचेगा वो कौन सा लेंथ होगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ। ये लेंथ पता चल गया और इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को 2.25, तो ये हैज्ड पोर्शन वाला एरिया पता चल गया। और इस एरिया में जो रेट ऑफ लोडिंग है, ये एरिया है और ये रेट ऑफ लोडिंग, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म आएगा वो फोर्स के टर्म में आएगा। उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, अप्लाइड शियर फोर्स, जिसको कि रेसिस्ट करना है
कंक्रीट को अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, अप्लाइड शियर एरिया हो गया ये, जिसको क्रिटिकल एरिया यहाँ से बोल रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 251.85। अब जो ये टर्म आया, इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड शियर फोर्स। ठीक है, अप्लाइड शियर फोर्स। ठीक है, इस शियर फोर्स को अब हम लोग कैलकुलेट करके और छोटा करते हैं टर्म, तो ये जो टर्म आ जाएगा वो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करिए 0.9 माइनस बी इंटू इस टर्म को कैलकुलेट गुना करिए तो 566.66 फाइनली, और अगर इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं 509.996 माइनस 566.66 डी, ये अप्लाइड शियर फोर्स आया। ठीक है, अब रेसिस्टिव शियर फोर्स जो वर्टिकल सेक्शन पे इस डेप्थ के अलोंग वर्टिकल सेक्शन, यानी ये लेंथ इंटू डी, ये जो एरिया होगा इसी सेक्शन पे कंक्रीट अपने रेसिस्टिव फोर्स अप्लाइड करेगा, रेसिस्टिव फोर्स को अप्लाइड करेगा, और वो अगर इक्विलिब्रियम में है, ये सेक्शन फेल नहीं कर रहा है, तो वो रेसिस्टिव फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो रेसिस्टिव फोर्स, रेसिस्टिव शियर फोर्स कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना है 2.25 इंटू डेप्थ कितना है, डेप्थ अभी आया नहीं है, वो अननोन है, वो डेप्थ, ये क्या निकला, वो क्रिटिकल एरिया जिसपे कि रेसिस्टिव फोर्स अप्लाइड होगा, एरिया है। अब इसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके फोर्स वाला टर्म आएगा। ये स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस, कंक्रीट का शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये कंक्रीट का शियर स्ट्रेस कैसे आता है, कैसे पता चलता है, ये परसेंटेज ऑफ एरिया टेंसाइल रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंगली टाउसी का वैल्यू आता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग डेप्थ और विड्थ डिजाइन कर रहे हैं, कभी भी कहीं भी एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट की बात नहीं हुई है, तो एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट को हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, मिनिमम एज्यूम करते हैं टेबल 5.5 जो आपके बुक में दिया हुआ है, आईएस टेबल में भी दिया हुआ है, उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट को कुछ एज्यूम करते हैं वैल्यू, वो 0.15 से स्टार्ट है। अगर एफई हम लोग बात करें एफई 250 का, अगर एफई 415 का बात करते हैं तो 0.12% ऑफ द बीडी, इतना मिनिमम एरिया हमको लेना पड़ेगा, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी, जैसे बुक आपका एज्यूम किया है टाउसी को कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज ऑफ एरिया रेनफोर्समेंट एज्यूम किया है वो 0.2%। ठीक है, तो हम लोग भी अभी आंसर चूंकि मैच कर जाए, आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े अभी वीडियो में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बुक एज्यूम किया है 0.2% उतना ही एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टाउसी का वैल्यू निकालने के लिए एज्यूमिंग एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना एज्यूम करते हैं, 0.2% ऑफ बीडी। ठीक है, 0.2% ऑफ बीडी के लिए जो टाउसी का वैल्यू है इंटरपोलेट करके 0.15 और 0.25 के बीच में आएगा, इंटरपोलेशन करके टाउसी का वैल्यू 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये टाउसी का वैल्यू बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिर्फ एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे ही डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि टाउसी के निकालने के लिए आप लोगों को ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में बहुत सारा पैरामीटर आ गया कि एग्रीगेट के बीच में इंटरलॉकिंग कैसा है, उस पर शियर स्ट्रेस डिपेंड करेगा। उसके बाद अनक्रैक्ड सेक्शन का डेप्थ कितना है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पोर्शन कितने दूरी तक है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारा पैरामीटर है। कंक्रीट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी टाउसी का वैल्यू डिपेंड करता है। तो कंक्रीट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग ग्रेड M20 के लिए और इस परसेंटेज ऑफ एरिया रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करता है। तो इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक टेबल में आपके बुक में 5.5 टेबल में जो टाउसी का वैल्यू आता है वो कितना है, 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी वैल्यू ले रहे हैं सब किसमें, मीटर में है, तो इसको भी किलो न्यूटन और मीटर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.32 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके 2.25 इंटू डी अभी अननोन है, 0.32 इंटू 1000
ये रेसिस्टिव शियर फोर्स आ गया। इस रेसिस्टिव शियर फोर्स को इक्वेट कर, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इस दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो कहीं ना कहीं डेप्थ का वैल्यू आ जाएगा। इस डेप्थ के वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालिए कितना आता है। इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन क्या था, 0.32 इंटू 1000 इंटू 2.25 इंटू डी इक्वल्स टू 509.996 माइनस ऑफ 566.66 इंटू डी वाले टर्म को एक तरफ ला के फाइनली कैलकुलेट करके जो टर्म आएगा, जैसे डी वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं, 1286.66 इंटू डी 509.996, तो डी इक्वल्स टू 509.996 डिवाइडेड बाय 1286.66। ये वैल्यू जो डेप्थ का आता है वो कितना आता है, 0.396 मीटर आता है। ये डेप्थ अकॉर्डिंग टू वन वे शियर क्राइटेरिया जो वैल्यू आया 0.396 मीटर, यानी 396 mm कह सकते हैं, 400 mm हम लोग ले सकते हैं, 0.396 मीटर में आया। ठीक है, अब इस डेप्थ को क्या ये सफिशियंट है, ये डेप्थ पंचिंग शियर को रेसिस्ट करने के लिए, बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स में चेक करेंगे। ठीक है, और सब पैरामीटर्स में अगर जैसे कि पंचिंग के हिसाब से जो डेप्थ का कैलकुलेशन आएगा, सपोज वो 250 mm आ गया, 0.250 मीटर आ गया, तो वो वैल्यू इससे कम है तो मेरा सेफ है। कहीं ना कहीं वन वे शियर के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन किए वो ज़्यादा है, बेंडिंग के हिसाब से डिज़ाइन किए तो 150 mm आ गया, 0.15 मीटर आ गया, तो बेंडिंग के हिसाब से भी सेफ है। तो और सब जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली जो डेप्थ आएगा उसका वैल्यू इस वैल्यू से कम होना चाहिए। अगर इस वैल्यू से एक्सीड कर गया तो जो ज़्यादा वाला वैल्यू होगा उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था वन वे शियर का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेप्थ का कैलकुलेशन। अब आते हैं पंचिंग शियर फेल्योर के क्राइटेरिया पे। अब आते हैं टू वे शियर का जो क्राइटेरिया है, यानी पंचिंग शियर का जो क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग डेप्थ का कितना वैल्यू आता है। तो टू वे शियर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो फेस ऑफ द कॉलम से कितने डिस्टेंस पे होता है, कल हम लोगों ने देखा था एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2। कौन सा डेप्थ, ये डेप्थ जो अभी हम लोग को इसके हिसाब से डिजाइन करके आएगा, ये d/2 इधर भी, ये जो वैल्यू है ये भी d/2, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये भी d/2, चारों डायरेक्शन में एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 क्रिटिकल सेक्शन। जैसे ये जो क्रिटिकल सेक्शन चारों तरफ से आया है, कॉलम कहीं ना कहीं इसके बीच में था, इस यहाँ से d/2 ये बीच में हॉलो हो गया। अगर ये पंच करेगा तो वो जो पोर्शन है, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है स्क्वायर शेप में, ये पूरा पंच होके नीचे चला गया है। जो ये हॉलो पोर्शन बचा है, इसी को, इसका जो वर्टिकल फेस है, इसी वर्टिकल फेस ऑफ द कंक्रीट को रेसिस्ट करना है अप्लाइड शियर फोर्स। और अप्लाइड शियर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन एरिया बचा कंक्रीट का, उसके पेरिफेरी में अपवर्ड डायरेक्शन में, रेस्ट ऑफ द जो एरिया बचा अपवर्ड डायरेक्शन में, फैक्टर्ड शियर फोर्स जितना रेट ऑफ लोडिंग था 251 पॉइंट समथिंग, उसके वैल्यू से पूरे एरिया में, रेस्ट ऑफ द एरिया में अपवर्ड डायरेक्शन में शियर फोर्स लगेगा, जिसको रेसिस्ट कौन सा वैल्यू करेगा, कंक्रीट का जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में रेसिस्टिव शियर फोर्स आएगा, टाउ सी डैश इनटू ये वाला एरिया प्लस ऑफ टाउ सी डैश इनटू ये वाला एरिया, चारों डायरेक्शन में जो वर्टिकल डायरेक्शन में एरिया है उसके द्वारा कितना रेसिस्टिव फोर्स कंक्रीट डेवलप्ड कर रहा है अप्लाइड के तुलना में। ठीक है, उस दोनों को इक्वेट करेंगे, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके अकॉर्डिंगली डेप्थ कहीं ना कहीं वैल्यू आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अप्लाइड शियर फोर्स, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया इस पे लग रहा है, तो ये एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया में से क्रिटिकल एरिया जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, क्रिटिकल एरिया ऑन विच शियर फोर्स इज डेवलप्ड, तो वो कौन सा एरिया होगा, टोटल एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे। टोटल एरिया कितना था, b² माइनस ये एरिया, इसका लेंथ इंटू ये लेंथ, अगर स्क्वायर है तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ का स्क्वायर इसे करें तो ये लेंथ कितना आएगा, 0.45 प्लस d/2 प्लस d/2,
यानी कि 0.45 प्लस d/2 दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये जो कंप्लीट एरिया आया, ये सिर्फ ऊपर वाला जो पोर्शन बच गया, जो पंच कर गया, उसको हटा के जो पोर्शन बच गया उसका एरिया है। और इस एरिया पे कितना रेट ऑफ लोडिंग लग रहा है, 291 पॉइंट समथिंग था, 251.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रेट से लग रहा था। अब बी का वैल्यू कितना है, 2.25, इसको कैलकुलेट करिए। 2.25 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0.45 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 0.45 इंटू डी प्लस ऑफ डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए पूरे टर्म को, तो ये वैल्यू आएगा 251.85 5.0625 माइनस ऑफ 0.2025 प्लस 0.9 इंटू डी प्लस ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, सबको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है, सबको सॉल्व करने के बाद 0.99 माइनस 50.9996 माइनस 251.85 डी स्क्वायर माइनस 226.665 डी 665 इंटू डी। ठीक है, इसको और थोड़ा तोड़ते हैं। 9904 माइनस 251.85 डी स्क्वायर माइनस 226.665 इंटू डी। ठीक है, अब ये अप्लाइड शियर फोर्स का वैल्यू है। इस अप्लाइड शियर फोर्स को इक्वेट करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब रेसिस्टिव शियर फोर्स के वैल्यू से क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे और डेप्थ का वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगा। रेसिस्टिव शियर फोर्स का एरिया कैसे निकलेगा, ये लेंथ इंटू डी, और इस तरह का कितना एरिया है, चार तरफ 1 2 3 4, चारों सेम है, तो 4 इंटू ये लेंथ, ये प्लस d/2 प्लस d/2, ये लेंथ होगा, वही लेंथ के बराबर है ये, तो 0.45 प्लस ऑफ d/2 प्लस d/2 दोनों मिलके कितना हो गया, d, ये लेंथ हो गया। और एरिया, वर्टिकल एरिया निकालना है, तो ये लेंथ इंटू वर्टिकल डेप्थ कितना था, d, और कितना एरिया है इस तरह का, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो एरिया निकला, जो रेसिस्टिव एरिया होगा वो। और एरिया इंटू शियर स्ट्रेस करते हैं, टाउसी पंचिंग शियर में टाउसी डैश लेते हैं, और टाउसी डैश का वैल्यू हम लोग, टाउसी डैश का वैल्यू जो लेते हैं 0.25 अंडर रूट FCK। ठीक है, 0.25 अंडर रूट FCK कितना लिए हैं, 20, तो ये जो वैल्यू आएगा 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्योंकि यहाँ सब मीटर में ले रहे हैं, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1118 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टाउसी डैश का वैल्यू हम लोगों को कितना लेना है, 1118 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रेसिस्टिव शियर फोर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो डेप्थ का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या था, 122.9904 माइनस 251.85 डी स्क्वायर माइनस 226.665 डी इक्वल्स टू इक्वेशन 2 2012.4 डी प्लस ऑफ 4472 डी स्क्वायर। स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ लाइए, डी वाले टर्म को एक तरफ लाइए,
इस न्यूमेरिकल वैल्यू वाले टर्म को एक तरफ लाइए और कैलकुलेट करके फाइनली जो डेप्थ का वैल्यू आएगा वो 0.367 मीटर। ठीक है, ये आया डेप्थ का वैल्यू। और वन वे शियर के अकॉर्डिंग जो हम लोग डेप्थ डिज़ाइन किए थे उसका वैल्यू था 0.396। इस वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि वन वे शियर के क्राइटेरिया से जो डेप्थ आया था वो सफिशियंट है पंचिंग शियर को रेसिस्ट करने के लिए, क्योंकि पंचिंग शियर के अकॉर्डिंग जो डेप्थ का रिक्वायरमेंट है वो इतना ही है और हम लोग जो डेप्थ प्रोवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू वन वे शियर वो ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वाला वैल्यू इस पंचिंग शियर के वैल्यू को क्या कर लेगा, रेसिस्ट कर लेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्राइटेरिया बचा, बेंडिंग में डेप्थ का रिक्वायरमेंट। अब आते हैं डेप्थ ऑफ द फुटिंग बाय बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से कितना डेप्थ का रिक्वायरमेंट है। तो अप्लाइड शियर फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो अगर इसको देखें तो ये टू वे कैंटिलीवर है, ये एक सपोर्ट है, इस तरफ भी कैंटिलीवर और इस तरफ भी कैंटिलीवर। एक तरफ के कैंटिलीवर का अगर बात करें तो अगर मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा वो कौन सा क्रिटिकल सेक्शन होगा, फेस ऑफ द कॉलम पे। कैंटिलीवर में भी हम लोग देखते थे, डायग्राम बनाते थे कैंटिलीवर का, तो अगर जैसे यूडियल लग रहा हो तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे बनता था, इस हिसाब से ऐसे बनता था। ये वैल्यू कितना, WL²/2। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा वो क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मोमेंट के लिए कौन सा है, एट द फेस ऑफ द कॉलम। जैसे वन वे शियर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे था, फेस ऑफ द कॉलम से d डिस्टेंस पे, पंचिंग शियर के लिए d/2 डिस्टेंस पे। सिमिलरली बेंडिंग के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होगा, यानी फेल्योर जो करने का ज़्यादा चांसेस है वो कहाँ पे फेल करेगा, फेस ऑफ द कॉलम पे। तो फेस ऑफ द कॉलम पे अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उस अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू को कंक्रीट के इंटरनल प्रॉपर्टी यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसके ग्रेड पे डिपेंडेंट है, डेप्थ पे डिपेंडेंट है, रेसिस्टिव बेंडिंग मोमेंट से यानी MUR से इक्वेट करके डेप्थ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले अप्लाइड जो फोर्स है, अप्लाइड जो बेंडिंग मोमेंट है वो कैसे निकलेगा उसको निकालते हैं। तो इसमें एक टर्म आ रहा होगा WL²/2। L कौन सा, इस लेंथ पे लग रहा है, कैंटिलीवर का बात करें तो ये लेंथ पे लग रहा है, और ये लेंथ कितना है, टोटल B माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 2। यही लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल B है, यानी कि L का जो वैल्यू है यहाँ पे, L का जो वैल्यू है इस फॉर्मूला में वो कितना हो जाएगा, 2.25 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसमें W, ये W क्या है, रेट ऑफ लोडिंग यानी फैक्टर्ड सॉइल पे जो प्रेशर पड़ रहा था W, वो कितना हम लोग निकाले थे, कैलकुलेट करके आया था 251.85। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये जो रेट ऑफ लोडिंग यहाँ पे है इसका यूनिट क्या रहता था, न्यूटन पर मीटर, लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ लोडिंग है इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर के टर्म में रेट ऑफ लोडिंग है, यानी कि हम लोग को विड्थ से भी उस साइड का जो विड्थ है, जैसे कि हम लोग 3D में समझे, इस साइड का जो विड्थ है, कॉलम कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस विड्थ से भी गुना करना पड़ेगा तब जाके हम लोग को बेंडिंग मोमेंट आएगा। यानी कि इस टर्म में एक टर्म और गुना करना पड़ेगा, वो कौन सा है, ये वाला लेंथ, इस फेस वाला लेंथ, जो कि स्क्वायर फुटिंग है तो उसका भी वैल्यू कितना है, 2.25। तो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, WL²/2 इंटू B। तो W का वैल्यू 251.85 इंटू L का वैल्यू 2.25 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, L का स्क्वायर, B डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे होना है, इंटू B का वैल्यू 2.25। इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू आता है वो आता है 229.49। ये किलो न्यूटन मीटर में आएगा, इसको न्यूटन mm में बनाएंगे तो 10⁶ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अब जो टर्म आ गया वो किसमें है, न्यूटन mm में। ठीक है, इसका जो यूनिट था यहाँ पे वो क्या था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर मीटर स्क्वायर ये कट गया, जो B का यूनिट हुआ, यानी कि किलो न्यूटन और मीटर, उसको कन्वर्ट करिए किसमें, न्यूटन mm में 10⁶ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये तो अप्लाइड
बेंडिंग मोमेंट था। अब कंक्रीट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका जो रेसिस्टिव बेंडिंग मोमेंट होगा, जो कि डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और डेप्थ पे, क्रिटिकल सेक्शन पे कितना डेप्थ है उस पर डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंगली जो डेप्थ आएगा वो कितना है, क्योंकि एम यू आर हम लोग बोलते हैं, एम यू आर कितना हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू कौन सा, क्योंकि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो डेप्थ कौन सा लेंगे, लिमिटिंग वाला बैलेंस्ड सेक्शन का। हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं तो बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं, तो एम यू लिमिट अगर ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा है 415 है तो 0.48 इंटू डी यहाँ पे लेना पड़ेगा, 0.36 एफ सी का बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। ठीक है, ये वैल्यू 0.36 एफ सी के का वैल्यू 20, डी का वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻3। चूंकि ये जो 0.36 एफ सी के का वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसलिए सब वैल्यू को न्यूटन mm में बदलना पड़ा। इस वैल्यू को भी किस में बदलना पड़ा, mm में। 2.25 मीटर में था, इसको mm में बदल ली। अब एक्स यू लिमिट का वैल्यू 0.48 इंटू डी अगर हम लोग कॉमन ले ले तो डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 0.42 इंटू इसके जगह 0.48 इंटू डी लिख सकते थे, और डी को कॉमन ले लिए यहाँ से भी, तो डी स्क्वायर हो चुका है, ये वैल्यू आया। इसको आप लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आता है 6208.35 इंटू डी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट निकल जाएगा। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, 229.49 into 10 to the power 6 equals to 6208.35 into d square. So d equals to 229.49 into 10 to the power 6 divided by 6208.35, ये अंडर रूट आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली जो डेप्थ का वैल्यू आया वो 192.26 mm, यानी कि 0.192 मीटर। ये वैल्यू सबसे कम है, टू वे यानी पंचिंग सीयर से भी कम है, वन वे सीयर से तो डेफिनेटली कम है, पंचिंग सीयर से भी कम है। यानी कि बेंडिंग के हिसाब से बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए जो डेप्थ का रिक्वायरमेंट था उसके लिए मोर देन इनफ है, जो वन वे सीयर के अकॉर्डिंगली हम लोग डेप्थ डिजाइन करके लाए हैं। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया पे फुलफिल कर गया वन वे सीयर के अकॉर्डिंग जो डेप्थ था। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देंगे और डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक कर देंगे, हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हम लोग को डेप्थ लेना है, वन वे सीयर के हिसाब से डेप्थ का जो वैल्यू आया था वो 0.396 था। ठीक है, पहले के हिसाब से पंचिंग सीयर के क्राइटेरिया से जो डेप्थ का वैल्यू आया था वो 0.367 मीटर था, और बेंडिंग के क्राइटेरिया से जो डेप्थ का वैल्यू आया वो 0.192 था। तो इस सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी वन वे सीयर के अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करें। ठीक है, तो टेक डी, ये कौन सा डी है, इफेक्टिव डेप्थ 0.396 मीटर से 0.40 मीटर, यानी 400 mm का हम लोग क्या कर रहे हैं, डेप्थ ले रहे हैं, इफेक्टिव डेप्थ। अगर ओवरऑल डेप्थ का बात करें तो ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा, हम लोग एज्यूमिंग क्लियर कवर इक्वल्स टू 50 mm, 50 mm क्लियर कवर एज्यूम करते हैं। जैसे कि ये मेन रेनफोर्समेंट है, और इधर से ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन बार। इस दोनों डायरेक्शन में हम लोग को रेनफोर्समेंट लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। जो मेन रेनफोर्समेंट होगा वो नीचे लगेगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो ऊपर लगेगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों डायमेंशन स्क्वायर फुटिंग है तो दोनों डायमेंशन सेम है, तो किसी को भी हम लोग मेन रेनफोर्समेंट नहीं बोल सकते हैं, दोनों डायमेंशन क्या है, सेम ही है। लेकिन अगर रेक्टेंगल रहता तो शॉर्टर स्पैन के अलोंग जो रेनफोर्समेंट हम लोग लगाते वो नीचे लगाते, उसी को मेन रेनफोर्समेंट बोलते। ठीक है, तो अभी जो हम लोग को डेप्थ आया है वो कौन सा डेप्थ आया है, अभी जो डेप्थ आया है वो ये वाला डेप्थ आया है 400 mm। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी क्लियर कवर यानी कि इस डिस्टेंस को हम लोग कितना एज्यूम किए 50 mm, तो ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो रेनफोर्समेंट के इस मेन बार के आधे डिस्टेंस तक के कवर को हम लोग 400 mm ले रहे हैं, तो आधा रेनफोर्समेंट का डाया प्लस ऑफ 50 mm दोनों को सबको जोड़ के जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ओवरऑल डेप्थ। तो रेनफोर्समेंट का डाया भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे एज्यूमिंग डाया इक्वल्स टू 60 या फिर 20 mm ले लेते हैं 20 mm, तो ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगा 400 प्लस ये टोटल 20 है, तो आधा कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 यानी कि 60, टोटल डेप्थ कितना हो गया 460, यानी d इक्वल्स टू 400 प्लस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 50 इक्वल्स टू 460 mm। ओवरऑल डेप्थ भी क्या आ गया, डिजाइन होके आ गया। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट का डिजाइन हम लोग देखेंगे। अब एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन होगा, MUR के वैल्यू को अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू को इक्वेट करना पड़ेगा टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर R। उसमें कहीं ना कहीं AST का टर्म छुपा हुआ है, वो ST निकल जाएगा। जैसे अप्लाइड जो फोर्स बेंडिंग मोमेंट था M इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 इंटू XU एक्चुअल हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ टेंशन, ये अप्लाइड करके 0.36 FCK B इंटू XU। यहाँ पे हम लोग लिमिट इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेप्थ के साथ हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग किए, अल्टरनेशन किए हैं, डेप्थ को थोड़ा बढ़ाए हैं, इसलिए एक्चुअल जो XU होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST, तो XU इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। इस वैल्यू को हम लोग XU के जगह पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। इस टर्म को आप लोग देखेंगे, इस कांस्टेंट को, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 1 के अप्रॉक्स में आता है, इसको तो इस वैल्यू को आप लोग 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ये वैल्यू m का वैल्यू 229.49 इंटू 10⁶, चूंकि सब इसका वैल्यू जो है FY का 415 जो लेंगे, ये किस में है न्यूटन पर mm स्क्वायर। AST हम लोग को निकालना है, AST रहेगा, डेप्थ हम लोग को आ चुका है, ये कौन सा डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ 400 माइनस 0.42। अच्छा, इसका वैल्यू तो हम लोग 1 ले चुके हैं, तो 0.42 नहीं लेना है, इस पूरे वैल्यू को 1 ले चुके हैं। FY 415 इंटू AST डिवाइडेड बाय FCK 20 इंटू B 2.25 था, तो mm में इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू आता है 229.49 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 14440 AST माइनस 3.3297 AST स्क्वायर। AST वाले टर्म को इस तरफ लाके फाइनली जब सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, तो AST का कहीं ना कहीं वैल्यू आ जाएगा। निकाल के देखिए AST का वैल्यू क्या आता है, ये वैल्यू आता है कैलकुलेट करके 1652.03 mm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे AST का वैल्यू को जब शुरू में ही 0.2% हम लोग एज्यूम कर लिए थे, तो फिर AST निकालने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये AST जो है बेंडिंग, फाइनली जो AST का रिक्वायरमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस को, जो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस है उसको रेसिस्ट करने के लिए ही होता है। ठीक है, तो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली बेंडिंग जो AST का वैल्यू है इतना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, वो जो हम लोग AST एज्यूम किए थे वो शियर स्ट्रेस को निकालने के लिए, इनिशियली शियर स्ट्रेस कैसे निकलता, टाउसी का वैल्यू कैसे निकलता, इसलिए उसको क्या कर लिए थे, एज्यूम कर लिए थे। उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं है, एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील जो कैलकुलेट होके आएगा इसको हम लोग को
क्या करना है, प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये एरिया ऑफ स्टील रफली नहीं है, एज्यूम किया हुआ नहीं है, ये बेंडिंग के क्राइटेरिया से आया हुआ एरिया ऑफ स्टील है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका स्पेसिंग आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। एक चीज़ और ये जो एरिया ऑफ स्टील है ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे Fe415 है, स्लैब के केस में जो हम लोग स्पेसिफिकेशन था कि Fe415 स्टील के लिए 0.12% ऑफ B इंटू डी वो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील था, और Fe250 अगर रहेगा तो 0.15% ऑफ B इंटू डी वो जो वैल्यू आएगा उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये Fe415 है, इसके लिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील चेक कर लेते हैं कहीं उससे कम तो नहीं है ये वैल्यू। चेक फॉर मिनिमम AST 0.12% ऑफ B यानी कि 2.25 इंटू डी कितना 460। ये कैलकुलेट करके कितना आता है देखिए 1242 mm स्क्वायर, यानी मिनिमम इतना रहना चाहिए था, इससे थोड़ा ज़्यादा ही है, यानी मेरा ठीक है, सेफ है, ओके है। ठीक है, ये एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आ गया। ठीक है, अब इसको जैसे हम लोग स्पेसिंग का बात करते हैं कि जैसे हम लोग ये आपका फुटिंग है तो रेनफोर्समेंट कितना mm सेंटर टू सेंटर प्लेस करें। ठीक है, एक रेनफोर्समेंट का एरिया पता है स्मॉल AST, हम लोग जैसे 20 mm का चूज़ कर रहे हैं, बुक जैसे 16 mm का 16 mm का चूज़ किया है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी चूज़ करते हैं, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपका आता है 314.16। तो स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है, स्पेसिंग का वो क्या है, स्मॉल AST यानी एक रेनफोर्समेंट का एरिया इंटू विड्थ, जिस विड्थ में लगाना है, कौन सा विड्थ है 2250 डिवाइडेड बाय टोटल AST कितना है, तो स्मॉल AST का वैल्यू जो भी है 314.16 इंटू 2250 डिवाइडेड बाय टोटल AST 1652.03। तो इस स्पेसिंग का वैल्यू आता है 427.87। ठीक है, तो ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, कोडल प्रोविजन से ज़्यादा है। कोड बोलता है 300 mm सेंटर टू सेंटर से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, तो 300 mm से ज़्यादा है तो उस स्पेसिंग को हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है, प्रोवाइड 20 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये जो मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया, मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेनफोर्समेंट डिजाइन, डेफिनेटली इस हिसाब से रेनफोर्समेंट का वैल्यू, AST का वैल्यू, टोटल AST का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेसिंग हम लोग क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, लेकिन 300 mm से ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट लेंथ में कितना रिक्वायरमेंट है। अब लास्ट क्राइटेरिया है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, LD का डेवलपमेंट लेंथ का क्या फॉर्मूला था, 0.87 FY इंटू डाया ऑफ द बार जो 20 mm है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ BD। टाउ BD आपको कोड से आ जाएगा, जो कोड में IS कोड में Fe415 और M20 ग्रेड ऑफ इस कंक्रीट के लिए जो टाउ BD का वैल्यू है, टाउ BD 1.92 फॉर किसके लिए, M20 और Fe415 के लिए। इसको पुट करते हैं 0.87 इंटू 415 इंटू 20, डाया चूज किए 20 4 इंटू 1.92। तो डेवलपमेंट लेंथ जो रिक्वायर्ड है इस कैलकुलेशन से वो होता है 940 mm। ठीक है, और हम लोग प्रोवाइड कितना किए हैं, एक फेस का अगर बात करें, ये जो वैल्यू है यही हम लोग प्रोवाइड किए हैं एक साइड। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, विड्थ माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल विड्थ माइनस 0.45, ये प्लस ये बचा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये लेंथ प्रोवाइडेड लेंथ को हो जाएगा, वो कैलकुलेट करके निकालिए। तो अवेलेबल लेंथ कितना है, अवेलेबल लेंथ इक्वल्स टू B यानी कि 2.25 माइनस कॉलम का विड्थ 0.45 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वैल्यू आता है 0.9 मीटर, यानी कि 900 mm अवेलेबल है
और रिक्वायर्ड जो था वो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा था 940, यानी कि इससे कम नहीं रहना चाहिए बार का लेंथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेंथ को थोड़ा सा हुक देके 90 डिग्री का हुक देके हम लोग बड़ा कर सकते हैं। 90 डिग्री का हुक देते हैं तो एंकरेज लेंथ जो बढ़ जाता है वो 8 टाइम्स ऑफ द डाया, बहुत ज़्यादा, मोर देन इनफ। प्रोवाइड 90 डिग्री हुक, जैसे प्रोवाइड करते हैं 90 डिग्री हुक, तो 8 टाइम्स ऑफ डाया यानी 8, और दोनों साइड है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड अगर प्रोवाइड करें तो 16 टाइम ऑफ द डाया हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ द डाया यानी कि 160, और हम लोग को एक्स्ट्रा कितना चाहिए ना 40 mm। तो ये 90 डिग्री का हुक प्रोवाइड करके हम लोग इस रिक्वायरमेंट को भी क्या कर सकते हैं, फुलफिल, अचीव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिज़ाइन का प्रोसीजर आपका कंप्लीट हुआ। आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, सिमिलर टाइप का एक प्रॉब्लम है, डिज़ाइन है स्क्वायर फुटिंग, यहाँ भी स्क्वायर फुटिंग डिज़ाइन करना है ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ, और डेप्थ जो एलोंग रहना चाहिए पूरा वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। फॉर एन एक्सेली लोडेड कॉलम, एक्सेली लोडेड कॉलम है, लोड लग रहा है 750 किलोन्यूटन का, साइज ऑफ द कॉलम दिया हुआ है 300 mm गुना 300 mm। यहाँ पे थोड़ा लोड भी कम है और कॉलम का साइज जो है वो भी स्क्वायर है और थोड़ा कम है, और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, कहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है, कहाँ पे किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। यूज़ M20 ग्रेड और Fe415 स्टील, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर फुटिंग आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है। आप लोग रेक्टेंगल फुटिंग का भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बुक में क्वेश्चन है रेक्टेंगल फुटिंग का, जिस रेशियो से कॉलम का डायमेंशन रेक्टेंगुलर है, जैसे यहाँ पे 300 गुना 400 रहता, तो यहाँ पे जो स्मॉल बी और डी का रेशियो रहता, उसी रेशियो से आप लोगों को फुटिंग का भी बड़ी बी और बड़ी डी को चूज़ करना है, और कुछ नहीं करना है उसमें भी, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम को भी। और आईएस कोड का जहाँ तक बात है, किस किस आईएस कोड को यूज़ किए हैं वो आप लोगों को पता चल रहा हो, अगर नहीं पता चला तो हम कमेंट में वो आईएस कोड को मैसेज में डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।